जी, तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, वेब डिज़ाइनिंग करें या वेब डेवलपमेंट करें। मैंने इस बारे में सोचा कि क्यों ना इस हवाले से एक वीडियो बना दी जाए जिसमें तमाम लोगों को, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, उनको आइडिया हो जाए, या वो लोग जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उनको आइडिया नहीं हो रहा कि हम सीखें कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी लैंग्वेज पहले शुरू करें, वेब डिज़ाइनिंग करें या वेब डेवलपमेंट सीखें, फ्रंट एंड करें कि बैक एंड करें। तो इन सभी सवालों का जवाब मैंने कहा कि एक वीडियो में मैं दे देता हूँ स्टूडेंट्स को। पहला सवाल ये होता है स्टूडेंट्स का, सर वेब डिज़ाइनिंग करें या वेब डेवलपमेंट सीखें। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है, वेब डिज़ाइनिंग अलग चीज़ है, वेब डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। आप वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और आप दोनों चीज़ें डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट करके फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। इससे अगली बात ये आ जाती है कि सर शुरू कहाँ से करें। अगर हम रोड मैप की बात करें कि वेब डेवलपमेंट का एक रोड मैप क्या होता है, तो स्टूडेंट्स वो कहना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, या मुझे आपको बताना मुश्किल हो जाएगा और आपको समझना भी मुश्किल होगा। वेब डेवलपमेंट एक वास्ट फील्ड बनती जा रही है और आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और उनमें अमेंडमेंट हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप इतना सीख लें तो आप मुकम्मल वेब डेवलपर बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में इतना ज़रूर बताऊंगा कि आप कितना कुछ सीखें तो आप कितना काम कर सकते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है। वेब डिज़ाइनिंग का मतलब यह है कि अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं अभी, या फेसबुक पे देख रहे हैं, या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो कुछ आपको विजुअल नज़र आ रहा है, मेरी वीडियो नज़र आ रही है, इसके साथ और वीडियोस नज़र आ रही होंगी, इसकी कैप्शन नज़र आ रही है, टाइटल नज़र आ रहा है, ये सब कुछ जो है ना, ये स्टूडेंट्स फ्रंट एंड होता है। अब फ्रंट एंड में क्या होता है? फ्रंट एंड में आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि जो भी आपको एक वीडियो का सेक्शन नज़र आ रहा है, बटन नज़र आ रहा है, हेडिंग नज़र आ रही है, डिस्क्रिप्शन लिखी नज़र आ रही है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऊपर एक सर्च बार नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो सब कुछ हमें नज़र आ रहा है, ये है क्या? ये फ्रंट एंड है या बैक एंड है? अब इसको सीखें कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में दो सेक्शन आप समझ सकते हैं। एक सेक्शन को हम फ्रंट एंड कहते हैं और सेकंड सेक्शन को हम बैक एंड कहते हैं। अब फ्रंट एंड वो चीज़ है, या यूज़र इंटरफेस वो चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है। कोई वीडियो आप देख रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये जो भी चीज़ें आप जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको बटन नज़र आ रहा है, बटन के क्लिक करने पे आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं या नेक्स्ट आर्टिकल पे चले जाते हैं, इनको हम फ्रंट एंड कहते हैं। अब फ्रंट एंड सीखने के लिए क्या कुछ आना चाहिए? सबसे पहले आ जाती है HTML। HTML क्या होती है? HTML बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को कहा जाता है। अब इसका काम क्या है? अगर मैं आपको इसकी बहुत आसान वे में एग्जांपल दूं, तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपना एक घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो घर में सबसे पहले ईंटों के साथ स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। ईंटों के साथ दीवारें बनाई जाती हैं, दीवारों के बाद ऊपर छत डाली जाती है, ये एक आपके घर का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। HTML यही एक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें HTML आना बहुत ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि HTML कितनी आना ज़रूरी है? सारी HTML सीखनी है या कौन से इंपॉर्टेंट टैग सीखने हैं? सबसे पहले बात जो अहम है वो ये है कि आपको सारा कुछ नहीं सीखना। स्टार्टिंग में अगर आप नए हैं, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने जहन में ये नहीं रखना कि आप पूरी HTML सीखें, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली करना यह है, आपने जितने भी HTML के इम्पोर्टेंट टैग्स हैं, अब इम्पोर्टेंट टैग में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, हेडिंग टैग्स कितने होते हैं, पैराग्राफ टैग क्या होता है, प्री टैग क्या होता है, स्पैन में और पी में और में क्या डिफरेंस होता है, या प्री में क्या डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए टेबल कैसे बनता है HTML का, HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, फॉर्म टैग में कौन कौन से फर्दर टैग्स होते हैं, इनपुट क्या होता है, लेबल क्या होता है, इनपुट टाइप रेडियो क्या होता है। इतना कम से कम आपको HTML तो ज़रूर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक टैग ओपन हो रहा है तो उसका क्लोजिंग टैग भी एक होता है। इतनी HTML आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। मैं फिर से कहूँगा कि पूरी HTML सीखने की ज़रूरत नहीं है हमें बिगनर लेवल पे हमें सिर्फ HTML की हाउ नो, उनके टैग्स के बारे में पता होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद बारी आ जाती है CSS की। CSS क्या होता है? CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट को कहते हैं। अब CSS की एग्जांपल भी मैं इसी तरह दूंगा जैसे मैंने आपको घर की एग्जांपल दी। जब हम घर बनाते हैं तो ईंटों के साथ स्ट्रक्चर तैयार करते हैं,
स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम प्लस्तर करते हैं, प्लस्तर करने के बाद पेंट करते हैं, पेंट करने के बाद हम देखते हैं कि लाइट कहाँ पे आएगी, फ़ैन कहाँ पे लगेगा, एयर कंडीशनर कहाँ पे लगेगा। ये जो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं घर में प्लस्तर करने के बाद कि आपके बटन कहाँ पे होंगे, लाइट कहाँ पे होगी, एयर कंडीशनर कहाँ पे होगा, फ्रिज कहाँ पे होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट में CSS है। HTML के साथ आपने स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। अब उसके बाद आपने बताना होता है कि आपने ये जो बटन बनाया है HTML टैग के साथ, इसको कहाँ पे रखना है। आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है, सेंटर में रखना है, राइट साइड पे रखना है, बॉटम में रखना है, टॉप पे रखना है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये CSS के साथ पॉसिबल होंगी। अब सवाल आ जाता है कि CSS सारी सीखनी है। नहीं स्टूडेंट्स, सारा कुछ नहीं सीखना हमने, हमें CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़रूर आनी चाहिए। अब बेसिक प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कलर में और बैकग्राउंड कलर में। आपको पता होना चाहिए डिव टैग कैसे बिहेव करता है, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, बॉक्स साइजिंग का क्या काम होता है, पोजीशंस क्या होती हैं। आपको पता होना चाहिए पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट का क्या क्या काम होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, और आपको लास्ट में ये भी पता होना चाहिए कि मीडिया क्यूरी कैसे काम करती है। जब आप एक HTML और CSS की मदद से एक वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं, अब उसको आपने हर डिवाइस के अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्सिव भी करना होता है। रिस्पॉन्सिव क्या होता है, मैंने एक इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है। लेकिन इतनी CSS आपको लाजमी आनी चाहिए जिससे आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकें। अब सवाल आ जाता है कि हमने HTML सीख ली और CSS सीख ली, अब क्या करना है। स्टूडेंट्स, जब आपने HTML अच्छे से सीख ली, CSS अच्छे से सीख ली, अच्छे से सीख ली से मुराद ये नहीं है कि सारी सीख ली, अच्छे से मुराद वही है जितने टैग्स मैंने आपको बताएं, मतलब कम से कम इतने टैग्स आपको आइडिया होने चाहिए। ये जितनी वीडियोस मैंने अब तक अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पे, ऊपर मैं आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, इतनी CSS आपको लाजमी आनी चाहिए। तो अगर आपने ये कर लिया है तो उसके बाद अगला काम आपका ये है कि आपने 5 से लेके 10 तक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स कहाँ से आएंगे। अब प्रोजेक्ट एक वर्ड सुनने में बहुत ही बड़ा लगता है कि पता नहीं प्रोजेक्ट क्या हो जाता है। अब सबसे पहला प्रोजेक्ट आपका क्या हो सकता है, आपने कोई भी एक वेबसाइट पकड़ लेनी है। फॉर एग्जांपल, आपको वेबसाइट नहीं पता वेबसाइट कौन सी पकड़नी है, आपने सिंपल गूगल का पेज ओपन करना है, आपने गूगल के पेज को बनाना स्टार्ट कर देना है। पहला प्रोजेक्ट आपका गूगल पेज हो सकता है। आपने देखना है कि गूगल के ऊपर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आपके राइट साइड पे आ रहा होता है जीमेल आ रहा होता है, लॉगिन आ रहा होता है, एक यूज़र की इमेज लगी होती है, और सेंटर में पेज के एक सर्च बार आ रहा होता है। अब उसके नीचे कुछ चीज़ें लगी होती हैं, उसमें आइकन्स लगे होते हैं। पहला प्रोजेक्ट आपका ये गूगल का पेज होना चाहिए कम से कम। सेकंड प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, सेकंड प्रोजेक्ट में आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं। पोर्टफोलियो एक नया लफ्ज़ आ गया, ये क्या होता है। पोर्टफोलियो से मुराद ये होता है कि आप एक अपने बारे में, जैसा कि एक CV समझ लें, आप अपनी CV बना दें, लेकिन वो बनानी है आपने HTML और CSS के साथ है। ऐसा नहीं कि वर्ड पे बना देनी, वर्ड पे तो पहले बहुत सी बना ली होंगी आपने, लेकिन अब आपने HTML और CSS सीख ली है तो आपने HTML और CSS की मदद से एक CV तैयार करनी है अपनी, जिसमें एक साइड पे इमेज आ रही है आपकी, दूसरी साइड पे आपकी हेडिंग में नेम लिखा हुआ है, पैराग्राफ टैग में आपकी एड्रेस लिखी हुई है, और उससे नीचे आपका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, उससे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, और उसके बाद आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हुए उस CV को कंप्लीट करें आप। सेकंड प्रोजेक्ट आपका एक CV हो सकता है। तीसरे प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, तीसरे प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स आपने कोई भी ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट पकड़ लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान में देख लें Draaz.pk आपको पता है, और अगर आपको अमेज़ॉन का पता है, आपने अमेज़ॉन को या Draaz को ओपन करना है तो आपने उस तरह से उसका पहले नैब बार बनाना है, जैसा कि Draaz में नैब बार बना हुआ है या अमेज़ॉन में बना हुआ है। नैब बार क्या होता है ये भी मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, तो नैब बार का लिंक भी ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि नैब बार कैसे बना सकते हैं। नैब बार के बाद आप एक स्लाइडर लगाएंगे, उसका स्लाइडर लगाने के बाद आप प्रोडक्ट्स कार्ड बनाएंगे, हेडिंग्स आएंगी, पॉपुलर प्रोडक्ट्स, फॉर सेल प्रोडक्ट जो उनसी सेल्स पे लगी हुई हैं, और पता नहीं बुला बुला कौन कौन सी प्रोडक्ट्स सारी आप बनाएंगे, और लास्ट में उसका एक फुटर तैयार करेंगे। ये आपका तीसरा प्रोजेक्ट हो सकता है। चौथा प्रोजेक्ट आपका ये हो सकता है कि आप YouTube को डिज़ाइन कर दें। जैसा कि YouTube पे आपको एक रो में 4 वीडियोस नज़र आ रही हैं, एक साइड पे नेविगेशन बार नज़र आ रही है, टॉप पे भी नेविगेशन बार नज़र आ रही है, आप YouTube का डिज़ाइन करना शुरू कर दें। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 1000 वीडियोस लगा दी, आपने कम से कम 12 से लेके 14, 15, 16 तक वीडियोस लाजमी उस पर आप एम्बेड करें। जब आप 4 से 5 प्रोजेक्ट बना लेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि जितनी HTML टैग्स हमने पढ़े हैं, जितनी CSS की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ पे होती हैं। जब आपके 5 से लेकर 10 तक प्रोजेक्ट्स बन जाएँ
उसके बाद अगला काम क्या है? अगला काम स्टूडेंट्स एक फ्रेमवर्क है CSS का, जिसको हम बूटस्ट्रैप कहते हैं। आप बूटस्ट्रैप सीख सकते हैं, टेलविंड भी सीख सकते हैं, लेकिन टेलविंड थोड़ा सा बिगनर लेवल पे मुश्किल लग सकता है आपको, उससे बेहतर है कि आप बूटस्ट्रैप सीखें। ये वर्ड का मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है। अच्छा, इसको सीखने का क्या फ़ायदा होगा? इसको सीखने का फ़ायदा ये होगा कि जितनी चीज़ें आपने CSS की मदद से और HTML की मदद से अपने हाथ से बनाई थी, बूटस्ट्रैप को अगर आप सीख लेते हैं, एक हफ़्ते से ज़्यादा का काम नहीं है ये बूटस्ट्रैप को सीखना। अगर आप बूटस्ट्रैप सीख लेते हैं तो आपको नेविगेशन बार या नैव बार आप कह लें या मेन्यू बार कह लें, आपको बना बनाया मिल जाएगा। आपने सिंपल बूटस्ट्रैप को लिंक करवाना है अपनी फ़ाइल में, और उसके बाद आपने बूटस्ट्रैप का नैव बार कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है अपने पेज पे। उसके बाद आपने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना है। मतलब जहाँ पे होम लिखा हुआ है होम रहने दें, जहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है वहाँ पे लिंक लिखा होगा, आप लिंक को ख़त्म करके वहाँ ब्लॉग कर दें। इस तरह से आपने कस्टमाइज़ करना है। उसके बाद आपको बूटस्ट्रैप में स्लाइडर्स मिल जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास स्लाइडर। आप स्लाइडर का यूज़ करें। उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स कार्ड आपने इससे पहले बनाने सीख लिए होंगे CSS पे। अगर आपको वही प्रोडक्ट कार्ड बूटस्ट्रैप में बने बनाए मिल जाएं, आपने सिंपल कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है और इसे कस्टमाइज़ कर लेना है, तो कितना आसान हो जाएगा काम आपका। तो बूटस्ट्रैप को हमने इसलिए सीखना होता है कि हमें बहुत से कंपोनेंट्स बने बनाए मिल जाते हैं और हमें डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव करने में बहुत आसानी रहती है, और इसीलिए हमने बूटस्ट्रैप को सीखना है ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आप थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा सकें। इसके बाद बारी आ जाती है जावास्क्रिप्ट की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जावास्क्रिप्ट प्रॉपर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जब आप बिगनर लेवल पे HTML CSS बूटस्ट्रैप सीखने के बाद, प्रोजेक्ट बनाने के बाद जावास्क्रिप्ट पे कन्वर्ट होते हैं या शिफ्ट होते हैं या आप सीखना शुरू करते हैं, तो आपको पहले 2, 4, 5 दिन या एक हफ़्ता आपको बहुत मुश्किल लग सकती है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको ये लग सकती है और ये लगेगी भी आपको। आपने इसको छोड़ना नहीं है। अब सवाल ये आया था कि जावास्क्रिप्ट क्या सारी करनी है? नहीं करनी स्टूडेंट, सारी जावास्क्रिप्ट नहीं करनी। हमने सारा कुछ नहीं करना बिगिनर लेवल पे। हमें सिर्फ उतना कुछ करना है जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। बाकी अगर आप इस फील्ड में जब आ जाते हैं तो आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आप चीज़ें सीखते जाएंगे। जावास्क्रिप्ट कितनी सीखनी है बिगिनर लेवल पे? जावास्क्रिप्ट में आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए वेयर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है। अब आपको उसके बाद डाटा टाइप्स पता होनी चाहिए, स्ट्रिंग क्या होती है, नंबर क्या होता है, बूलियन क्या होता है, एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए फंक्शंस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए इफ स्टेटमेंट क्या होती है, स्विच केस कैसे काम करता है, एरे क्या होते हैं, स्ट्रिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं, स्लाइस मेथड क्या काम करता है। इसके बाद एरे क्या होता है, एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम किस तरह से शो करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है, हम वैल्यू को प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ डॉम का थोड़ा सा हाउ नाउ होना ज़रूरी है बिगनर लेवल पे, और आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है। अब होता ये है कि जावास्क्रिप्ट जब हम सीख रहे होते हैं, मेरे साथ भी यही हुआ था, आपके साथ भी ये होगा, जैसे जैसे हम लर्निंग कर रहे होते हैं हम देख रहे होते हैं वेयर क्या होता है, लेट क्या होता है, एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अच्छा, ज़हन में क्वेश्चन आता है कि इसको यार यूज़ कहाँ पे करना है, ये कर तो रहे हैं यार, यूज़ कहाँ पे करना है। ये बहुत कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है, जितनी जावास्क्रिप्ट आपने सीख ली आप किसी भी एक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जितनी जावास्क्रिप्ट आप सीखेंगे वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आपकी यूज़ होगी। जितनी सीख ली है वो सारी एक प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने जावास्क्रिप्ट सीखते वक्त सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और जब घबराना नहीं है तो आपने सीखते जाना है। तो सीखते जाएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा जावास्क्रिप्ट का यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। आपने अगर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट सीख ली, इतना काम करने से, ये 4 चीज़ें सीखने से आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे। अब बहुत से लोग ये कहेंगे यार ये रिएक्ट सीख लो, एंगुलर सीख लो, Vue.js सीख लो। भाई नहीं सीखना आपने अभी। क्यों नहीं सीखना? लोग तो कह रहे हैं सीखो, आप कह रहे हैं ना सीखो। स्टूडेंट्स सीखना है, हमने ज़रूर सीखना है, लेकिन बिगनर लेवल पे कम से कम 1 साल आप नहीं सीख सकते, आपको समझ ही नहीं आना। जावास्क्रिप्ट आप कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट आपने बिगनर लेवल पे सीख ली है, अगर आपने रिएक्ट करना है तो आपको ES6 वर्जन सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का। अब अगर आपको बिगनर लेवल पे जावास्क्रिप्ट ही समझ नहीं आ रही है, आप रिएक्ट कैसे सीख सकते हैं? अब रिएक्ट जो है वो सारा जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है, आपको जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आ रही, आप रिएक्ट की तरफ भाग रहे हैं, आपके साथ फिर क्या होगा? आप जब जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से नहीं आती तो आप अगर रिएक्ट की तरफ मूव करते हैं
तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। अब जब आप रिएक्ट के ट्यूटोरियल देखना शुरू करेंगे, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन देखना शुरू करेंगे, आपको समझ नहीं आनी, ऊपर से गुजरती जाएगी हर चीज़, फिर आप डीमोटिवेट होंगे, आप कहेंगे यार ये मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आपने ही करना है और आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से रोड मैप मैं बता रहा हूँ इस पर आपने अमल ज़रूर करना है। अब बारी आ जाती है बैकएंड की। अब बैकएंड क्या होता है? बैकएंड की एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को इस तरह से देता हूँ कि जब आप यूट्यूब की वीडियो पे किसी पे क्लिक करते हैं तो यूट्यूब की वीडियो फौरी आपके सामने ओपन हो जाती है और प्ले होकर आपको विजुअलाइज हो जाती है। जब आप वीडियो के लिंक पे क्लिक करते हैं तो बैकएंड में एक रिक्वेस्ट जाती है, एपीआई कॉल करती है बैकएंड को, बैकएंड से आपको रिस्पांस मिलता है और जो फ्रंट एंड में आपको नज़र आ रहा होता है। बेसिकली एक एग्जांपल ये है बैकएंड की। दूसरी एक आसान सी एग्जांपल ये मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फ्रंट एंड पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने बहुत से ऑनलाइन फॉर्म फिल किए होंगे। अब ऑनलाइन फॉर्म का डाटा हम फिल करते हैं, सबमिट कर देते हैं। अब वो डाटा कहाँ पे जाता है? वो डाटा आपके बैकएंड की डाटाबेस में जा रहा होता है। अब डाटाबेस क्या होती है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। अब जो डाटा आपने फिल किया वो बैकएंड में गया और बैकएंड की डाटाबेस में जाके स्टोर हो गया। तो ये बैकएंड का काम होता है कि मतलब एक यूज़र जो फ्रंट एंड पे फॉर्म फिल कर रहा है उसका डाटा कहाँ पे जा रहा है? वो बैकएंड में जा रहा है। बैकएंड में जाएगा तो वहाँ पे जिसकी वेबसाइट है या वेबसाइट ओनर है या एडमिन बैठा हुआ है वो आपका डाटा देख सकता है कि अच्छा फलाना स्टूडेंट है, उसकी डिग्री ये है, उसका ईमेल ये है, उसका फ़ोन नंबर ये है, उससे कॉन्टैक्ट इस तरह किया जा सकता है, उनकी डिग्री ये है, वट जो भी है, इस तरह से वो आपका डाटा देख सकता है। इसके बाद बात आ जाती है अब बैकएंड में क्या कुछ सीखना है। मैं जो समझता हूँ कि पीएचपी आप सीख लें स्टार्टिंग में। अब पीएचपी की जब मैं बात करूँगा आप में से बहुत से लोग कहेंगे यार पीएचपी पुरानी हो गई है, ये इसको सीखने का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल पुरानी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा नहीं है। आप कहेंगे लारावेल सीखना चाहिए। भाई लारावेल नहीं आएगा आपको जब तक आपको पीएचपी नहीं आएगी। अब पीएचपी नहीं आ रही तो लारावेल कैसे सीखेंगे आप? तो इसलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने पीएचपी सीखनी है। पीएचपी के अलावा भी ऑप्शंस हैं, आप नोड.जेएस सीख सकते हैं अगर आपकी जावास्क्रिप्ट की कमांड अच्छी हो गई है, और डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी सीख सकते हैं, एक्सप्रेस सीख सकते हैं आगे, और इसके अलावा पाइथन सीख सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप अगर बिगिनर लेवल पे सीख रहे हैं तो आप पहले पीएचपी सीख लें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि पीएचपी सीखना एक आसान काम है। आप एक हफ्ते में पीएचपी के बेसिक सीख जाएंगे और अगले एक हफ्ते में आप उसका CRUD ऑपरेशन सीख जाएंगे। जब आप सीखते रहेंगे तो आपको आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगा कि CRUD ऑपरेशन क्या होता है। आप बहुत आसानी के साथ पीएचपी प्लस एसक्यूएल मैक्सिमम 2 हफ्ते में आप सीख सकते हैं। अब सवाल फिर यही आ जाता है कि पीएचपी सारी सीखनी है। भाई नहीं सीखनी पीएचपी सारी, आपको बेसिक सीखने हैं। आप अभी बिगनर लेवल पे हैं, आपको बेसिक सीखनी है। आपको बेसिक आ जाएगी तो आप फिर एडवांस की तरफ जाएंगे। तो पीएचपी कितनी आनी चाहिए? पीएचपी आपको इतनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए पीएचपी का ओपनिंग टैग क्या है, क्लोजिंग टैग क्या है, पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, पीएचपी में डाटा टाइप क्या होती है, पीएचपी में फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है, एरे कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं, पीएचपी का कोड रन करवाने के लिए फाइल सिस्टम कैसे रन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए एग्जाम क्या होता है। अब लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन का आपको पता होना चाहिए। इतनी पीएचपी आपको लाजमी आनी चाहिए। तो जब आप प्रॉपर वे में सीखते जाएंगे तो मैक्सिमम 2 हफ्ते में आपको बहुत आसानी से पीएचपी समझ आ जाएगी। अब जब पीएचपी समझ आ जाएगी तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन गए। आपने फ्रंट एंड पे 10-12 प्रोजेक्ट या 15 प्रोजेक्ट बना लिए, उसके बाद आपने 4 से 5 प्रोजेक्ट्स फुल स्टैक बनाए। अब फुल स्टैक में क्या होगा, आपने एक वेबसाइट का फ्रंट एंड रेडी करना है, फ्रंट एंड रेडी करने के बाद उसका बैक एंड भी रेडी करना है और उसका एक डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड या एडमिन पैनल क्या होता है? ये एक फ़ोल्डर बनेगा आपका और उस फोल्डर में आपके फॉर्म्स बने होंगे। आपने जब डाटा क्रिएट करना है तो डाटा डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है, क्रिएट करने के बाद डाटा एसक्यूएल की डाटाबेस में कैसे लेके जाना है, उसके बाद डाटा अपडेट कैसे करना है, उसके बाद डाटा अगर डिलीट करना है तो कैसे करना है, ये सारा इसी को हम CRUD ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद आपको सेशन सीखने हैं पीएचपी में। सेशंस का काम ये होगा, आपने लॉगिन सिस्टम बनाया है, साइन अप सिस्टम बनाया है, तो ये काम सारा सेशन के साथ होगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली रोड मैप होता है। मैं एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ पूरी वीडियो को। आपने सबसे पहले HTML सीखना है, CSS सीखनी है। ये 2 चीज़ें सीखने के बाद आपने 10 से 12 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। इसके बाद आप बूटस्ट्रैप सीख लें। अब बूटस्ट्रैप जो है ऑप्शनल एक चीज़ है, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो ये प्लस पॉइंट है। अगर आप बूटस्ट्रैप नहीं सीखना चाहते तो आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे जा सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन बूटस्ट्रैप अगर सीख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानी हो जाएगी, आपका डेवलपमेंट में बहुत सा टाइम बच जाएगा। उसके बाद आपने एक फ्रंट एंड और फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी उसका रेडी करना है।
और इसके आपने 5 से 10 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, या आप एक मुकम्मल फुल स्टैक डेवलपर 3 माह में बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा मेरी बातों से कि आपको कौन सी चीज़ पहले सीखनी है, कौन सी बाद में सीखनी है, और आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर कोई आपका इस बारे में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। देखते रहिए हमारे चैनल गेट नॉलेज को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।